स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार ये जो खबर चल रही है उसके बारे में आप सब जानते होंगे कि जो डॉन है अतीक अहमद, जो कि इस समय यूपी के जेल में बंद है, उसके बेटे को असद अहमद को यूपी की पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। ये आप देख सकते हो खबर, अतीक अहमद सन असद किल्ड। तो इसके बारे में डिटेल से तो जानेंगे केस क्या था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एनकाउंटर्स को लेकर क्या कहा गया है, क्या एनकाउंटर सही है गलत है वो एक अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि एनकाउंटर्स एग्जैक्टली होता क्या, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उन्होंने क्या कहा है, NHRC ने क्या कहा है, सबसे ज्यादा एनकाउंटर कहां देखने को मिले, यूपी में योगी सरकार के दौरान कितने एनकाउंटर्स हुए, ये सारी जानकारी इस सिंगल वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जैसे 2024 का, तो ये वाला बैच ले सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर मैं बता दूं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी आपको मिलेगी ही, लेकिन खास बात यह है उन सभी बच्चों के लिए जो प्रीलिम्स क्रैक करेंगे 2024 का, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसके तहत आप स्टडी IQ के हेडक्वार्टर दिल्ली आ सकते हैं। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस का पूरा प्रिपरेशन जो 3-4 महीना होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलेगा। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट में आप ये कोर्स ले सकें। इसके अलावा अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला बैच ले लेना। ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शनल अवेलेबल हैं। EPFO का बैच ये भी आप ले सकते हैं। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव जो भी आपको लेना है। इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि जो अतीक अहमद है, ही इज अ गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा इसने किया क्या था। लेकिन ये जो अतीक अहमद का बेटा है असद, और उसी का साथी है जिसका नाम है गुलाम, ठीक है, ये दोनों वांटेड थे, मतलब कि पुलिस इनको ढूंढ रही थी इन कनेक्शन विद दी उमेश पाल मर्डर केस, जिसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ये उमेश पाल मर्डर केस है क्या, काफी हाई प्रोफाइल केस है जिसके बारे में आपको डेफिनेटली जानना चाहिए। तो क्या है कि इन दोनों को, ये जो बेटा है इसका असद अहमद और इसका जो साथी है गुलाम, दोनों को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में कल मार दिया झांसी के पास। तो यहां पर सबसे पहला जो यहां पर जो क्वेश्चंस बना है, जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये जो एनकाउंटर्स हैं, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, इसके ऊपर NHRC ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, वो सब कुछ मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन पहले इस केस के बारे में जान लेते हैं। देखो केस क्या है। देखो, अतीक अहमद एक लोकल डॉन, एक जो गुंडा है ना, बिजनेसमैन कह लो, गुंडा भी था। इलाहाबाद वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इसने सबसे पहले, क्योंकि उस समय इलाहाबाद नाम था, अभी तो क्या है प्रयागराज है। तो क्या है कि 1989 में सबसे पहले ये MLA बन गया एज एन इंडिपेंडेंट, किसी पार्टी के टिकट से नहीं, खुद में। और यूपी का अगर आप इतिहास देखोगे, पूरा जो ईस्टर्न यूपी है स्पेशली, काफी ज्यादा इस तरह की चीजें पहले तो बहुत देखने को मिलती थी। तो क्या है कि 15 साल तक वो लगातार एज एन इंडिपेंडेंट जो है, और आगे कई सारे पार्टीज के साथ मिलकर MLA के पद पर ये रहा था। 1996 में इसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। 2002 में इसने फिर पार्टी चेंज करके अपना दल में आ गया था, फिर वापस से इसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। खैर जो भी है, 2002 का जो इलेक्शन हुआ था, इसने अतीक अहमद ने काफी कंफर्टेबली जीत लिया था। देखो, पहले मैं आपको अतीक अहमद के बारे में बता रहा हूं, जो गुंडा है, जो डॉन है अतीक अहमद, उसके बारे में। तो 2002 में क्या है ना कि अतीक अहमद अपना दल के पार्टी से ये जो चुनाव है वो जीत जाता है। लेकिन उस चुनाव में क्या होता है, क्योंकि सारा मामला 2002 से स्टार्ट होता है, उस समय क्या है कि BSP, जो मायावती की पार्टी है BSP, उनका जो एक कैंडिडेट था राजू पाल, ठीक है, उसने भी उसके खिलाफ चुनाव लड़ा था, ठीक है। राजू पाल क्या है कि जितना एक्सपेक्टेशन था, किसी को लग नहीं रहा था, सब लोग यही सोच रहे थे कि अतीक अहमद ही हमेशा जीतता आ रहा है और जीतता रहेगा। 2002 के चुनाव में भी वो जीत गया था, लेकिन राजू पाल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब नई जनरेशन आती है उनको लगता है कि पहले के जो जिन लोगों को चुनते आ रहे थे उसको नहीं चुनना है। तो खैर जो भी है, 2002 का इलेक्शन यहां पर राजू पाल ने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, जीता नहीं था लेकिन अच्छा परफॉर्म किया। फिर क्या होता है, 2004 में क्या होता है, जो अतीक अहमद है वो अपना MLA का पद छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करता है और लोकसभा के सीट पर खड़ा होने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोकसभा की चुनाव लड़ोगे, फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़ रहा था, तो इसकी वजह से उसने अपना जो MLA का पद है वो छोड़ दिया। तो ये वाला जो इलाहाबाद वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो खाली हो गई थी सीट। तो आपको पता है, एक सीट खाली होने के बाद वहां पर बाईपोल्स होता है। तो ज्यादातर यही सोच रहे थे लोग कि अतीक अहमद का यहां पर जो यंगर ब्रदर है, ठीक है, जो यंगर ब्रदर है अशरफ अहमद,
वो चुनाव लड़ेगा और प्रोबेबली वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन क्या हुआ, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स में जो बीएसपी का कैंडिडेट जो लड़ा था ना 2002 में, राजू पाल, वो क्या होता है कि 5000 वोट से जीत जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऐसा हुआ तो जो अतीक अहमद है, क्या उसको ये चीज पसंद आएगी? क्योंकि वो तो गुंडा है, गुंडे की प्रवृत्ति ऐसी होती है, तो अतीक अहमद को ये चीज पसंद नहीं आएगी। तो यहां पर क्या होता है, ये जो बीएसपी का कैंडिडेट था राजू पाल, जीतने के लगभग 3 महीने के अंदर ही, मतलब 25 जनवरी 2005 को इसकी हत्या कर दी जाती है। राजू पाल की हत्या कर दी जाती है और बेसिकली बताया जा रहा था कि जो राजू पाल है वो रिपब्लिक डे पर 26 जो जनवरी होता है वहां पर अपने गांव में जा रहा था, तो उसके पहले ही 25 जनवरी को जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये जो अटैक था कहीं ना कहीं उसके ऊपर, और 2 उसके और एसोसिएट थे, 3 लोगों की उस समय हत्या हुई थी। और यही है आपका राजू पाल मर्डर केस। ठीक है, पुलिस ने क्लेम किया कहीं ना कहीं इसका पीछे जो मोटिव है वो यही था कि राजू पाल क्योंकि जीत गया था 2004 का इलेक्शन, क्योंकि उसने अतीक अहमद के जो यंगर ब्रदर है अशरफ अहमद, उसको हरा दिया था, तो कहीं ना कहीं वो बदला लेने की जो प्रवृत्ति है उसी के तौर पर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो राजू की वाइफ है, राजू पाल जिसकी हत्या हुई, उसकी जो वाइफ है पूजा पाल, उसने एफआईआर दर्ज कराया अतीक के खिलाफ, अशरफ के खिलाफ और 7 अनआइडेंटिफाइड पीपल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में। लेकिन अब देखिए, बड़ा ही मतलब मैं तो कहूंगा हमारे देश का दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा। सोचिए, राजू पाल जो है वो उसकी हत्या होती है, तो अगेन सीट खाली हो गई, वाला जो इलाहाबाद वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला सीट है वो खाली हो जाता है, तो फिर से बाईपोल होगा। अब इस बाईपोल में क्या होता है, वापस से जो अतीक अहमद का लड़का है, यंगर जो ब्रदर है वो खड़ा होता है, और इस बार राजू पाल की जो वाइफ है वो अशरफ के खिलाफ लड़ती है। ठीक है, जो पूजा पाल है राजू पाल की वाइफ, वो अशरफ के खिलाफ लड़ती है। लेकिन वही मैं कह रहा हूं, इतना दुर्भाग्यपूर्ण था वो कि यहां पर जो पूजा पाल है वो चुनाव हार जाती है और इस बार अशरफ जो है ये चुनाव जीत जाता है। तो ये जो पूरा केस हो रहा था, ये जो पूरा केस था ना राजू पाल मर्डर केस का, ये इस समय अगर आप देखोगे तो लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में ये अभी भी जो पूरा मामला है वो इस समय चल रहा है। अब देखिए क्या होता है, ये राजू पाल मर्डर केस के बाद अब आता है उमेश पाल मर्डर केस। ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये क्या था। उमेश पाल कौन था, अब ध्यान से सुनिए। जो राजू पाल की वाइफ थी पूजा पाल, जो चुनाव हार जाती है, उसी का कजन था उमेश पाल। ठीक है, अब उमेश पाल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि राजू पाल की जो हत्या हुई थी 2005 में, उसमें ये की विटनेस था। ठीक है, गवाह जो कहते हैं, की विटनेस था यहां पर। 2007 में क्या होता है, लेकिन क्या है ना कि अब ये विटनेस था, अब अतीक अहमद, आपको क्या लगता है कि क्या वो इतना आसानी से रहने देगा उमेश पाल को, क्योंकि ये विटनेस है और वो अतीक अहमद के खिलाफ, सबके खिलाफ गवाही दे रहा है। तो उमेश पाल को काफी ज्यादा परेशान करना स्टार्ट कर दिया गया। इनफैक्ट 2007 में उमेश पाल ने एक पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराई कि अतीक और उसके जो साथी लोग हैं मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। इनफैक्ट उसको एक बार किडनैप भी कर लिया गया था, धमकी दी गई थी कि आप हमारे खिलाफ जो है वो गवाही मत दो, और इनफैक्ट कोर्ट में तो उसने गलत गवाही भी दे दी थी और उसने ये पुलिस में दर्ज किया था कंप्लेंट कि मेरे को प्रेशर में आकर ये गलत गवाही जो है वो देनी पड़ रही है। ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन उसके बाद से लेकर अभी अगर आप देखोगे ना, इसी साल, जी हां मैं इसी साल की बात कर रहा हूं, 2023 में 24 फरवरी, ये जो उमेश पाल है जो की विटनेस था राजू पाल मर्डर केस में, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। वो और उसके साथ साथ 2 गनर्स थे, प्रयागराज में उसकी हत्या कर दी जाती है। उमेश की फैमिली ने अगेन यहां पर अतीक, उसकी वाइफ और उसका जो बेटा है असद, और भी कई लोगों के ऊपर यहां पर केस दर्ज कराया, अक्यूज किया कि अतीक और उसके सभी लोग, और साथ ही साथ ये अब देखो अब मामला सामने आता है अतीक का जो बेटा है असद अहमद। ठीक है, तो असद अहमद बेसिकली ये उमेश पाल मर्डर केस है उसके अंदर ये लिप्त था। तो बेसिकली क्या है, अब देखो अब आ गया है 2023। अब 2023 में यूपी में किसकी सरकार है, ये है योगी गवर्नमेंट की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार। तो यहां पर क्या है कि यूपी पुलिस ने कहीं ना कहीं ये चीज समझा इस चीज को कि ये जो मर्डर हुआ है 2023 में 24 फरवरी को उमेश पाल, इसमें साफ साफ, अब देखिए यहां पर क्या है ना, ये जो अतीक अहमद है वो अभी भी जेल में बंद था। इनफैक्ट ये कौन से जेल में बंद था, ये इस समय साबरमती जेल में, गुजरात के अंदर, क्योंकि उसको गुजरात भेज दिया गया था क्योंकि लोग कंप्लेन कर रहे थे कि वो परेशान कर रहा है, यहां से चीजों को डील कर रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उसको गुजरात में साबरमती जेल में भेज दिया गया था। उसके बावजूद भी सोचिए यहां पर वो उमेश पाल का मर्डर करवा देता है। तो क्या है कि यूपी पुलिस ने यहां पर यही कहा कि उमेश पाल का जो मर्डर हुआ है ये सिर्फ एक विटनेस का मर्डर नहीं है, ये एक साफ तौर पर मैसेज दिया गया है प्रयागराज के लोगों को कि अभी भी अगर कुछ भी होता है प्रयागराज में तो अतीक अहमद जो है वो सब कुछ निर्णय लेता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हुई थी वो पूरा झंझोर कर रख दिया था लोगों पर वहां पे।
गए। अब क्या है कि 28 मार्च को ही यहां पर उमेश पाल किडनैपिंग केस में, ये जो उमेश पाल का हत्या हुआ था 24 फरवरी को, उसी के केस में यहां पर अतीक अहमद और 2 और लोगों को यहां पर एक लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुना दी जाती है। अब देखिए, ये पहला कन्विक्शन था अतीक अहमद का, अभी ये 28 मार्च को ही हुआ है। जी हाँ, ये पहला कन्विक्शन था और आपने देखा भी होगा, काफी चर्चा हो रही थी कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से, गुजरात से जो है यूपी लाया जा रहा है, ठीक है। और उसमें भी वही डर था कि क्या जो रास्ते में गाड़ी आ रही है क्या वो फिर से पलटेगी। आपको याद है ना विकास दुबे वाला केस 2 साल पहले जो हुआ था, तो गाड़ी पलट गई थी, एनकाउंटर हुआ था। तो यहां पर भी कई लोग सोच रहे थे कि क्या फिर से वैसा ही कुछ होगा, अतीक अहमद को फिर से एनकाउंटर में मारा जाएगा। खैर जो भी है, वो अभी इस समय यूपी के जेल में बंद है। और ये आप समझने की दिक्कत है कि अतीक अहमद के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन ये पहला कन्विक्शन जाकर अब हुआ था 28 मार्च को। मैं इसी की बात कर रहा हूं, ये अतीक अहमद, और ये गाड़ी से जो है वो गुजरात से इसको यहां पर लाया गया था। अब देखिए यहां पर क्या है, ये जो असद और गुलाम का कल जो एनकाउंटर हुआ है, इसमें यूपी पुलिस का कहना है कि देखिए ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, 5 लाख रुपए का इनके ऊपर रिवॉर्ड भी रखा गया था, इनको ढूंढा जा रहा था। और यूपी की एसटीएफ टीम ने झांसी के पास यहां पर इनका एनकाउंटर कर दिया और इन लोगों के पास, असद और गुलाम, इनके पास जो फॉरेन वेपन्स हैं वो भी पाए गए थे, ऐसा यूपी पुलिस का कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एनकाउंटर्स अगर आप देखोगे इस समय प्रेजेंट यूपी सरकार के अंदर बहुत सारे हुए हैं। पिछले 6 साल में योगी गवर्नमेंट की सरकार में अगर आप देखिए तो लगभग 183 क्रिमिनल्स जो हैं, अक्यूज कह लीजिए, क्रिमिनल्स या फिर अक्यूज, उनकी हत्या की गई है, उनको एनकाउंटर किया गया है इन 10,713 एनकाउंटर। जी हां, 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर पिछले 6 साल में आपको देखने को मिलेगा। और ज्यादातर ये जितने भी मारे गए हैं एनकाउंटर्स में, या तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस केस लगा हुआ था, धाराएं लगी हुई थी, ऑफेंसेस के मामले चल रहे थे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, हो कि ये पूरा मामला आप समझ गए। अब क्वेश्चन आता है एनकाउंटर को लेकर। देखो, एनकाउंटर किलिंग का मतलब क्या है। एनकाउंटर किलिंग बेसिकली, कई बार हम इसको रिटेलिएटरी किलिंग्स भी कहते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस भी कहा जाता है। ये बेसिकली आप एक तरह से कह सकते हैं कि राइट होता है टू पर्सनल डिफेंस अवेलेबल टू एवरीवन। अब देखिएगा, कई बार हम लोग एनकाउंटर जब भी बोलते हैं, ये शब्द बोलते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है, एनकाउंटर कौन करेगा, पुलिस करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, एनकाउंटर एक प्रकार से राइट होता है। जैसे कि मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हो और आपके ऊपर किसी ने हमला किया, तो आप अपने बचाने की कोशिश करोगे ना। हो सकता है उस बचाने के केस में आप सामने वाले को मार भी दो, तो वो जो केस होता है उसी को हम एनकाउंटर कहते हैं। तो ये सिर्फ पुलिस के पास ये हक नहीं है, ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास भी हक होता है। तो एनकाउंटर किलिंग्स अगर आप हमारे इंडियन पिनल कोड में देखो तो कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है, एनकाउंटर किलिंग्स या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, ये मेंशन नहीं है। लेकिन आईपीसी की धारा के अंदर जो सेक्शन 96 से लेकर 106 है, उसके अंदर जो सेक्शंस दिए गए हैं उसके माध्यम से जस्टिफाई किया जाता है एनकाउंटर को। और जैसा मैंने बताया कि एनकाउंटर, ध्यान रखिएगा, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी ऐसे आपने सोचा कि वो मारने वाला है तो आप पहले ही मार दो, वो एनकाउंटर नहीं है। एनकाउंटर तभी कहलाएगा जब आपके ऊपर हमला हुआ, आपकी हत्या होने जा रही है, उस केस में अपने आप को, सेल्फ डिफेंस के केस में आप सामने वाले को मारते हो। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आईपीसी के अंदर सेक्शन 97 है, इसमें यह बोला गया है, एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99 टू डिफेंड। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड। अब देखो, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो अगर उसके बॉडी पर हमला होता है, आपके शरीर पर हमला हुआ, या फिर मान लीजिए आप अपने साथी के साथ जा रहे हो, आप और आपका दोस्त साथ में जा रहे हैं कहीं, और आपके दोस्त पर हमला हुआ है और आपको लग रहा है कि दोस्त को मारने की कोशिश है, तो उस केस में आप सामने वाले को, एनिमी को मार दो, तो वो भी एनकाउंटर के तहत आएगा, इसी के अंदर आएगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। क्योंकि आपको साथी को मारने की कोशिश हो रही है, वो मारा जा सकता है अगर आप नहीं मारोगे, तो उस केस में। या फिर मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, आपके पास सोना है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी ऐसा एसेट है जो छीनने की कोशिश हो रही है, तो प्रॉपर्टी वगैरह को भी जब छीना जाता है और सामने वाले को आप मार देते हो, वो भी एनकाउंटर में आता है। तो ये दोनों चीजें आती हैं, आपके बॉडी पर हमला या फिर आपके एसेट पर हमला, ठीक है, ये चीज। अब देश में जितने भी एनकाउंटर्स आप देखोगे ना, तो उसमें सभी में पुलिस ने क्लेम किया है कि हमने सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि एनकाउंटर बेसिकली यही होता है, पुलिस यही कह पाएगी कि देखिए हमें सेल्फ डिफेंस करना पड़ा, क्योंकि सामने वाले के पास हथियार था, उसने हमारे पास गोली चलाई, इसी की वजह से पुलिस को सेल्फ डिफेंस में उसकी हत्या करनी पड़ी, वही एनकाउंटर पुलिस कहती है। लेकिन फेक एनकाउंटर्स क्या होता है? देखो, एनकाउंटर कोई गलत, मतलब कहने का मतलब, देखो अब ये तो हिंसा वाली चीज हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है, कई बार
चीजें होती हैं, ऐसी करनी पड़ती हैं एक्सट्रीम केसेस में। लेकिन गलत क्या है? गलत है फेक एनकाउंटर्स। अब फेक एनकाउंटर्स को लेकर कई बार आपने सुना होगा, जैसे कि मामला चला, जैसे मैं आपको 2 साल पहले का बताया, यूपी पुलिस के द्वारा वो जो विकास दुबे का केस था, उसमें कई सारे सवाल खड़े किए गए। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं वो फेक था, कि वो जो भी है उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। आपने जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सीएम थे गुजरात में, तो आपने सुना होगा कई सारे केसेस चलने लगे, जैसे कि यहां पर इशरत जहां वाला केस हो गया एनकाउंटर, सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर, तो कई सारे एनकाउंटर्स आपने सुना होगा। तो वो सवाल खड़े किए गए हैं कि क्या वो फेक हैं कि सही है एनकाउंटर। तो फेक एनकाउंटर क्या होता है? ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन होता है। जैसे कि मान लो पुलिस अगर किसी को जेल से थाने ले जा रही है, कोर्ट ले जा रही है मामले की सुनवाई में, तो उस दौरान उस रास्ते के बीच में यहां पर कई बार ऐसा हुआ है, ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि पुलिस ने पहले ही उसको मार दिया और बोल दिया कि वो हमारे ऊपर हमला कर रहा था, इसकी वजह से हमें एनकाउंटर करना पड़ा। क्योंकि आपको समझने की जरूरत एक और चीज है कि हमारे देश में कानून व्यवस्था है। अगर मान लो अगर इसी तरह से फेक एनकाउंटर्स होते रहे, मैं ये नहीं कर रहा हूं कोई फेक एनकाउंटर कल हुआ या परसों, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। फेक एनकाउंटर्स गलत होता है। हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, और पुलिस, आप ध्यान रखिएगा, पुलिस का काम यह नहीं है कि आपको सजा सुनाना। पुलिस कार्रवाई करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस का मेन काम वो है। अल्टीमेटली सजा होगी कि नहीं होगी वो कोर्ट तय करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें समझने की जरूरत है। तो जनरली क्या होता है, जो फेक एनकाउंटर्स होते हैं उसमें अपीयर ऐसा कराया जाता है कि एक गन बैटल हुआ था, सामने वाले हमारे ऊपर हमला किया था, इसी की वजह से हमें रिटेलिएट करना पड़ा। एनएचआरसी ने यहां पर कहा कि हमारे पास 2015 से 2019 के बीच में 211 केसेस आए थे फेक एनकाउंटर्स के, जिसमें 57 केस आंध्र प्रदेश, 39 केस उत्तर प्रदेश, 22 उड़ीसा से थे। इनफैक्ट मैं आपको कुछ और आंकड़ा बताता हूं पहले के। 2002 से लेकर 2008 के बीच में 440 केस एनएचआरसी के पास कंप्लेन आए थे फेक एनकाउंटर्स के। तो यहां पर इसमें सबसे ज्यादा आपको उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेगा 231, उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली। फिर 2009 से लेकर 2013 के बीच में 555 केस आए थे, यहां पर भी उत्तर प्रदेश का नंबर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो फेक एनकाउंटर्स होते हैं, देखो एनकाउंटर हो गया, अब एनकाउंटर होने के बाद देखो क्या होता है कि बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे कई सालों से कि क्योंकि जो फैमिली होती है अक्यूज की, जो मारा गया उसकी फैमिली होती है, वो केस दर्ज कराती है कि जो एनकाउंटर था वो सही नहीं था। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कुछ डायरेक्शंस जारी किए थे। ये आप देख सकते हो सितंबर 23, 2014 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक सुनवाई हो रहा था। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उस समय के आरएम लोढ़ा और जस्टिस रोहिंटन, उन्होंने यहां पर 16 पॉइंट प्रोसीजर जारी किया था कि अगर कोई भी एनकाउंटर होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही वो फेक है, सही है, जो भी है, लेकिन ये जो 16 पॉइंट प्रोसीजर है, हर एक एनकाउंटर के बाद, कोई भी एनकाउंटर हो, हर एक एनकाउंटर के बाद ये आपका 16 पॉइंट फॉलो करना पड़ेगा। ये 16 पॉइंट क्या है मैं एक एक करके नहीं बताऊंगा, लेकिन जल्दी से थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले ये बोला गया कि जैसे ही पुलिस को कोई टिप ऑफ आता है, सबसे पहले तो पुलिस को पता चला होगा ना, मान लो किसी ने बताया पुलिस को कि ये जो क्रिमिनल है वो इस रास्ते से जा रहा है, तो टिप ऑफ आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये बोला कि जब भी आपके पास टिप ऑफ आता है उसको राइटिंग में कहीं लिख दीजिए, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में आप उसको मेंशन कर दीजिए हमारे पास टिप ऑफ आया है। फिर आप उस पर्सन को पकड़ने जाओगे, आप किसी को एनकाउंटर करने के मकसद से नहीं जाते हो, आप उस पर्सन को पकड़ने जाते हो। लेकिन पकड़ते समय अगर वो आपके ऊपर हमला कर रहा है और उस समय एनकाउंटर हो जा रहा है, तो एनकाउंटर के बाद एक एफआईआर डेफिनेटली दर्ज होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है। और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, मतलब हर एक एनकाउंटर में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। और कौन करेगा? जिस पुलिस स्टेशन से जो पुलिस वाला गया है, क्या वो करेगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा जो सीआईडी है स्टेट के अंदर, या फिर कोई दूसरा पुलिस स्टेशन, वो इसकी इंक्वायरी करेगा। फिर यहां पर एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होगी अंडर सेक्शन 176 ऑफ द कोड, मस्ट बी डन। और इसके साथ साथ एनएचआरसी का इन्वॉल्वमेंट भी किया जा सकता है अगर ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट नहीं है। फिर इसके साथ साथ फुल इन्वेस्टिगेशन होगा, और जो रिपोर्ट है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में सबमिट करना होगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई वो कोर्ट में जमा करना होगा। 6 मंथ का हर एक स्टेटमेंट एनएचआरसी के पास जमा करना होगा, पिछले 6 महीने में कितने एनकाउंटर हुए। पुलिस ऑफिसर जिसने एनकाउंटर किया है और उसने जिस वेपन से एनकाउंटर किया, जिस गन, जो गोली चली जिस गन से, उस गन को भी सबमिट करना पड़ता है पुलिस को एनकाउंटर के बाद, और ताकि वो फॉरेंसिक जो एनालिसिस है वो सारी चीजें उस वेपन की जा सकें। और कई बार ज्यादातर केस में यही होता है कि फैमिली जो है जिसका एनकाउंटर
एनकाउंटर हुआ है उसकी फैमिली अक्यूज करती है कि जानबूझकर मारा गया, तो उस केस में अगर फैमिली को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुआ है तो वो सेशन जज के पास जा सकते हैं और कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो गाइडलाइन है वो क्लियर कट कह दिया था, हर एक एनकाउंटर में इस प्रोसीजर को फॉलो करना जरूरी है और ये आज से लॉ है। लॉ कहने का मतलब क्या आपको पता है ना, हमारे संविधान में आर्टिकल 141 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि जो भी वो निर्णय लेता है, जजमेंट लेता है, वो अपने आप में कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इसको कानून के तौर पर बोला था, आर्टिकल 141 का इस्तेमाल किया था। फिर उसी तरह से एनएचआरसी ने भी 1997 में उस समय के एनएचआरसी के चेयरपर्सन थे वेंकटचलैया, उन्होंने भी यहां पर यह कहा था कि बहुत सारी कंप्लेन आ रही हैं फेक एनकाउंटर्स की, इसलिए हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या जो एनकाउंटर सही है, गलत है, आप इसकी राय क्या रखते हैं? जो जानकारी थी वो सब कुछ मैंने आपको दे दिया है इस इर्द गिर्द, और आप बता सकते हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम पुलिस की बात कर रहे हैं, देखो ब्रिटिशर्स के टाइम में आपको बताना है किसने जो हमारा ओल्ड इंडियन सिस्टम है पुलिस का उसको मॉडर्नाइज किया था। और आज के डेट में हम देखते हैं ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर थानाज होता है, बहुत सारा थाना होता है जिसके जो दरोगा के अंडर में होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो एसपी के अंडर में होता है। तो ये जो सिस्टम है वो कौन लेकर आया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।